सो आज है हमारा डे 3 ऑफ आवर 10 डे चैलेंज। आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सबसे पहले स्टार्ट होता है इस बात से कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। तो मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम रॉ मटेरियल्स को ज़्यादा बेटर और ज़्यादा वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं थ्रू वेरियस प्रोसेसेस। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ बातें हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। अब चैप्टर 5 में हमें एक लाइन मिली थी दैट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। They reduce the heavy dependency of people on agricultural income। मतलब लोगों की जो एग्रीकल्चर से उनको जो पैसे मिलते हैं उस पर डिपेंडेंसी वो कम करती है बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स। अब क्योंकि जॉब्स है तो अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी और पावर्टी भी ख़त्म होगी। एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। अब आगे आता है countries with strong manufacturing sectors enjoy better trade balance and global competitiveness। अब आता है रिलेशन बिटवीन एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर आर नॉट एक्सक्लूसिव, दे गो हैंड इन हैंड। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है वो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है बाय मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स, स्पेशल मशीन्स और ट्रैक्टर्स वगैरह जो भी। बदले में दे डिपेंड ऑन द फार्मर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। इसलिए डेवलपमेंट ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैज़ हेल्प्ड टू डेवलप एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स एफिशिएंसी, इट्स प्रोडक्टिविटी। अब आगे आता है इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन, जिसमें पहला है पब्लिक और प्राइवेट। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर। Public sector are owned by government agencies, for example, BHEL or SAIL. Private are owned by private individuals, for example, Bajaj या Tata Steel. आगे joint sector, जहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दोनों मिलके काम करते हैं। कोलैबोरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटीज़, फॉर एग्जांपल ऑयल इंडिया लिमिटेड। फिर आता है कॉपरेटिव्स। कॉपरेटिव्स आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्रॉफिट और लॉसेस को प्रपोर्शन में खुद ही शेयर कर लेते हैं। जितना प्रॉफिट मिला, जितना लॉस होगा वो खुद ही देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अमूल, अमूल एक कोऑपरेटिव है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र की शुगर इंडस्ट्री एंड केरला की कॉयर इंडस्ट्री। फिर आता है हैवी इंडस्ट्रीज और लाइट इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स। हैवी इंडस्ट्रीज यूज हैवी क्वांटिटीज ऑफ रॉ मटेरियल, लाइट इंडस्ट्रीज यूज लाइटर गुड्स एंड लाइटर रॉ मटेरियल्स। फिर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ये है ऑन द बेसिस ऑफ raw materials used. Agro based industries rely on agricultural raw materials. Mineral industries do not rely on agriculture products, they depend on minerals and metals. उसके बाद कुछ की इंडस्ट्रीज़ है जिसमें पहला है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल एक ऐसा वर्ड है जो फ्रेंच वर्ड टेक्सेरे से बना है, जिसका मतलब है टू वीव। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑब्वियसली वो इंडस्ट्री है जहाँ पर वीविंग होती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हेल्प्स टू इंक्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के 3 काम होते हैं। इंडस्ट्री का प्रोडक्शन करना है तो उसको लोग चाहिए, लेबर चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है और फॉरेन एक्सचेंज होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ द ओनली इंडस्ट्री विच इज़ सेल्फ रिलिएंट। मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री
वो एक इंडस्ट्री है जो कि खुद से ही कंप्लीट है, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्ट्स वो खुद ही इनफ है, उसे किसी और पे डिपेंडेंसी नहीं दिखानी पड़ती है। उसमें आते हैं हमारे पास कॉटन इंडस्ट्रीज़ और जूट इंडस्ट्रीज़। तो कॉटन इंडस्ट्रीज़ में पहले इंडिया में कॉटन बनता था, बट फिर बाद में कॉलोनियल पीरियड जब आया तो इंडियन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा सेटबैक हुआ। उसके बाद जो वीविंग है वो हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है। आगे जूट इंडस्ट्री, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट। अब जूट की प्रोडक्शन के लिए कुछ फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ को डिफाइन करती है। प्रॉक्सिमिटी मतलब एनवायरनमेंट ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज़, वाटर की अवेलेबिलिटी, वाटर का ट्रांसपोर्ट, चीप लेबर, और रोडवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज मतलब एक नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ये चीज़ें जहाँ पर भी होगी वहाँ पर जूट प्रोड्यूस हो जाएगा। आगे आगे आता है मिनरल इंडस्ट्रीज़। अब स्टार्ट होता है टॉपिक। मिनरल इंडस्ट्रीज़ में सबसे पहला टॉपिक ये आता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब हमने स्टार्टिंग में एक क्लासिफिकेशन देखा, बेसिक इंडस्ट्री और एक कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री होता है जो अपने गुड्स को बाकी इंडस्ट्रीज़ में देता है एज अ रॉ मटेरियल, और कंज्यूमर इंडस्ट्री वो है जो डायरेक्टली कंज्यूमर के लिए गुड्स बनाते हैं। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक बेसिक इंडस्ट्री होगी, क्योंकि वो आयरन एंड स्टील बनाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है बाकी इंडस्ट्रीज से। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक बेसिक इंडस्ट्री है, सिंस ऑल अदर इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन इट। अब आयरन ओर, कोकिंग कोल और लाइमस्टोन, ये अगर 4:2:1 में बनेंगे, ये अगर हम मिलाएंगे और हीट करेंगे तो इससे स्टील बनता है। तो स्टील एक एलॉय होता है जिसमें आयरन और कार्बन होता है। तो कंजम्पशन ऑफ स्टील इज कंपेयर्ड विद द कंट्रीज डेवलपमेंट। छोटा नागपुर हैज़ हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसके कुछ रीजंस है। कुछ रीजंस है जैसे वहाँ पर लेबर बहुत ही चीप होता है और वहाँ पर लो कॉस्ट होता है आयरन का। उसके बाद में आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम जो है वो मेलिएबल है, रेजिस्टेंट टू करोजन है, इसलिए उसको एयरक्राफ्ट्स में यूज़ होता है। फिर केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो खुद का ही लार्जेस्ट कंज्यूमर है। क्यों? क्योंकि हमने केमिस्ट्री में देखा है कि हम एक एसिड को यूज़ करते हैं, उससे कोई और चीज़ बना लेते हैं। हम एक सॉल्ट को यूज़ करके या एक किसी भी कंपाउंड को यूज़ करके हम कोई और ही कंपाउंड बना देते हैं। इसलिए केमिकल इंडस्ट्री इज़ इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर, क्योंकि एक केमिकल को यूज़ करके बाकी केमिकल्स भी बनाए जा सकते हैं। इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा रैपिडली ग्रो हो रही है, इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ भी और ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ भी। इसके बाद आता है कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज़र, जिसमें हमारे पास कुछ नॉर्मल फर्टिलाइज़र्स होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एनपीके। फिर हमारे पास सीमेंट इंडस्ट्री होती है जिसमें हमको रॉ मटेरियल्स लाइक लाइमस्टोन चाहिए होता है। सीमेंट इंडस्ट्री गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है हमारी, इसलिए गुजरात में हमारे प्लांट्स हैं। उसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और आईटी, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन तो हमको पता ही है क्या होता है। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन चार तरह से हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से चार तरह के पॉल्यूशन होते हैं: एयर, वाटर, लैंड और नॉइज़ पॉल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन में अनडिज़ायरेबल गैसेस प्रोड्यूस होती है। वाटर पोल्यूशन में जब हाँ कंट्री वो जब इंडस्ट्रीज़ अपना इफ्लुएंट्स, या जैसे कि हम कह सकते हैं अपना वेस्ट वाटर बॉडीज़ में डालते हैं। थर्मल पोल्यूशन होता है जब हॉट वाटर हम इंडस्ट्रीज़ वाटर बॉडीज़ में डालते हैं। और नॉइज़ पोल्यूशन तो नॉइज़ होता है। अब इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। Industrial pollution adversely affects soil, water, and air quality, leading to health issues, loss of biodiversity, and long term ecological damage. It poses a critical challenge for sustainable development. अब हम environmental degradation को ख़त्म कैसे कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो हमें कुछ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी चाहिए, रेगुलेशंस चाहिए और कुछ प्रैक्टिसेस चाहिए।
फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स तीन तरीके से होता है. सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट जो कि मैकेनिकल मीन से होता है, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो कि बायोलॉजिकल तरह से होता है, और टर्शरी ट्रीटमेंट जो बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल हर तरीके से होता है. उसके बाद कुछ टेक्नोलॉजीज़ है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर या कोई इसी टाइप का फिल्टर या सेपरेटर, ये हम यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी. तो ये जो कॉरपोरेशन है ये एनवायरनमेंट और रिसोर्सेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत तरीके की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करता है, वेस्ट की जनरेशन को मिनिमाइज़ करता है और इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करता है. तो ये था हमारा लॉस्ट टॉपिक इस चैप्टर का. तो दैट्स इट, ये चैप्टर ख़त्म होता है. अगला चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर 1, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप.